नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन के इस न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी मिल्कीपुर उपचुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर यूपी की जो फैजाबाद लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर उपचुनाव, जहां उपचुनाव होने वाला है 5 फरवरी को, पंकज जी है ना, वहां उपचुनाव, वहां वोटिंग है, उसकी बात आज हम करने वाले हैं और राफ साफ बात होगी। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये लड़ाई जो है सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के नाक की लड़ाई बन चुकी है। जिस तरह से फैजाबाद लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सपा ने जीत दर्ज की, अवधेश प्रसाद कहीं ना कहीं एक पोस्टर बॉय बनकर साबित हुए। इस बार उनके बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि दोनों नेता पासी समाज से आते हैं। टक्कर का मुकाबला है। पासी वोटर्स की संख्या भी वहां काफी अच्छी संख्या में होते हैं, निर्णायक वोटर्स माने जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण आते हैं और उसके बाद तमाम यादव वोटर्स आते हैं। तो खास बात यह है दोस्तों कि सीएम योगी के नाक का सवाल तो बन ही गया है और अपने मंत्रियों की पूरी फौज सीएम योगी ने मिल्कीपुर में उतार रखी है। सीएम योगी खुद भी प्रचार करने वहां गए हुए थे और अयोध्या वासियों के लिए जो बीजेपी पर आरोप लगता है कि अयोध्या को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया राम मंदिर के अलावा, तो सीएम योगी ने कहा भी, हाल ही में मैं सुन भी रहा था, कि अयोध्या को अभी आने वाले समय में बहुत कुछ तोहफे मिलने वाले हैं और विपक्ष के आरोपों का भी सीएम योगी ने जवाब दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमीनी समीकरण क्या है, वहां हकीकत क्या है, लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है, बीजेपी या सपा, किसके साइड लोग बैठ रहे हैं। पंकज जी, आपसे इस पर विश्लेषण चाहूंगा मैं। देखिए, अभी तो फिलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है। चुनाव काफ़ी टफ है और ये जो चुनाव है, जो आप एक तरह से ये देखिए तो 2027 का है, 2027 का जो वहाँ चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा चुनाव है, उससे पहले का ये, इसको आप सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। दूसरा, ये वो लड़ाई है जिसमें कि तय होगा सीएम योगी का जो कद है वो कितना बढ़ेगा। अगर सीएम योगी को इसमें अगर पछाड़ मिलता है तो फिर उनका कद थोड़ा कम भी हो सकता है। वहीं इसलिए सीएम योगी ने अपने जितने भी दांव होते हैं सारे दांव लगा दिए हैं। लेकिन सीएम योगी को सावधान होगा अखिलेश के दांव से, क्योंकि अखिलेश भी माहिर खिलाड़ी हैं और उनके पिताजी मुलायम सिंह कुश्ती के दांव के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं अखिलेश यादव का जो कुश्ती का दांव है सीएम योगी पे भारी ना पड़ जाए, इसलिए जो सीएम योगी वहाँ जो होता है साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों को अपना रहे हैं। वो जो आप एक बीजेपी के मंत्रियों की फौज आपको मिल्कीपुर में आपको देखने को मिल जाएगा इन दिनों चुनाव प्रचार करते हुए। हर घर से जितने भी उनके बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ता हैं, सभी को इस बात के लिए कहा जा रहा है जो आप वोटिंग के दिन 5 फरवरी को जो वोटर हैं उनको घर से निकाल के बूथ तक ले जाइए। ऐसा ना हो जो कोई वोटर है जो हमारे पक्ष में मतदान करने वाला हो वो बूथ तक ना पहुँचे। तो इसके लिए देखिए, जो दोनों ने सबसे पहले जो वहाँ का जातीय समीकरण आप अगर देखें तो जातीय समीकरण में आपको वहाँ सबसे जो प्रमुख है पासी समुदाय का तकरीबन 70,000, तकरीबन ये जो आप मान के चलिए टोटल वहाँ जो वोटर है वो 3,80,000, 75 से 80,000 के बीच में मतदाता है। कुल वोटर्स 3,23,000 हैं। 3 लाख समाज के कुल 85,000 के करीब, थोड़ा मोड़ा आंकड़ा इधर हो सकता है। दलित समाज के 85,000 वोटर हैं, जिनमें 57,000 अकेले पासी समाज के आते हैं। पिछड़े वर्ग के ये जो आपका ये जो डाटा है ये थोड़ा सा पुराना डाटा है। मैं ताज़ा आंकड़े के मुताबिक है जो 3,75,000 से 80,000 वोटर है और 1.25 लाख के आसपास जो दलित समुदाय का वोटर है। तो यहाँ दलित समुदाय का देखिए, दलित समुदाय के ब्राह्मण भी, तो दलित समुदाय का जो वोटर है, दलित समुदाय का वोटर वो दोनों पक्ष में बटेगा, ये तय है। अब है जो वहाँ और सबसे देखिए 65 से 70,000 के आसपास पासी समुदाय के वोटर माने जाते हैं। इसलिए दोनों पार्टियों ने, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जो पासी समुदाय के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं अखिलेश का जो वो पीडीए वाला फॉर्मूला है उसमें डी को डेंट पहुंचाने की निश्चित रूप से ये किया है। उसके बाद जो दूसरा जो वोटर है जो रुख पलट सकता है वो है ब्राह्मण और यादव वोटर। मुसलमान वोटर की यहाँ पे उतनी तादाद नहीं है जितनी कही जाए, 25,000 के आसपास मुसलमान और ठाकुर मतदाता है। लेकिन मेन जो खेल होगा वो होगा ब्राह्मण समुदाय का वोट और यादव समुदाय का वोट किसके पार्टी के पक्ष में जाता है। तो इसलिए ये पूरी तरह से जो सीएम योगी है जो इसमें सेंधमारी के लिए ब्राह्मण जो वोटर हैं उनको अपने तरफ निश्चित करके संयोग के रखने की जिम्मेदारी आपको वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण नेता हैं उनको दिया गया है। और उसके बाद से जो ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए बनारस से
कई बड़े जो चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, उनको यहाँ पे मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार में लगाया गया है। वहीं यादव समुदाय में जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, जो 2-3 बार से वहाँ विधायक चुने जा चुके थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है जो कैसे यादव का जो वोट है उसमें सेंधमारी की जाए। तो इस तरह से पूरा जो इक्वेशन है, और ये देखिए उसके बाद से जो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, उनको भी अर्चना यादव को, उनको भी अपर्णा यादव को भी चुनाव प्रचार में मैदान में उतारा गया है। उसके बाद से देखिए अखिलेश यादव की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव निश्चित रूप से सबसे स्टार कैंपेनर हैं। वहां से डिंपल यादव लगातार दौरा कर रही हैं। 70 से क्या यही वजह है कहीं ना कहीं उपचुनाव से जोड़कर कि अखिलेश महाकुंभ में गए थे स्नान करने के लिए, कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स को देखिए निश्चित रूप से अभी देखिए जो सबसे जो राजनीति और जो सियासत है, दोनों आप इसको मान के चलिए, जो नदी के दो किनारे की तरफ है, जो बीच में नदी बहती है। महाकुंभ भी गए थे। देखिए हरिद्वार तो वो गए थे, जो उनके बड़े चाचा जी का निधन हो गया, अस्थि विसर्जन और ये था। लेकिन जहां महाकुंभ जाना, और महाकुंभ हो सकता है वो इसके बाद भी जा सकते थे, 5 तारीख के बाद भी वो जा सकते थे, क्योंकि महाकुंभ में भी कई स्नान अभी बचे हुए हैं। तो और ये जो है सो आपको 26 फरवरी तक चलना है, तो वो जा सकते थे। लेकिन चुनाव की मौके की समय की नजाकत को समझते हुए जो अखिलेश यादव वो गए, और वहां से उन्होंने सवाल भी उठाए। जो कुंभ में जो कुछ अव्यवस्थाएं को लेके उन्होंने सवाल उठाया। लगातार डिंपल यादव भी सवाल उठा रही हैं। और तो इस पे देखिए कुंभ पे तो सियासत होगी, और दोनों जो पक्ष है सो करने का। और देखिए कुंभ से जो है सो फाइनल होगा 2027 का रण का शंखनाद जो है सो, मुझे लगता है जो बीजेपी की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से, आपको 26 फरवरी को जब शिवरात्रि है, शिवरात्रि के स्नान के टाइम में आप देखिएगा, वहां से इसका 26 फरवरी का शंखनाद भी हो जाएगा। एक अहम आंकड़ा है मेरे पास। देखिए 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर जो सीट है, वहां से अवधेश प्रसाद जीते थे, और बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को उन्होंने हराया था। लेकिन वोटों का जो वोट कितने मिले थे, ये बात कर लेते हैं। इस चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे, और बाबा गोरखनाथ को 90,000 के करीब वोट मिले थे। मतलब अंतर ज्यादा नहीं था। तो यही जो है जो 13,000 से जो वोट का मार्जिन है वहां का, इस मार्जिन को सीएम योगी को पाटना है। और इसी मार्जिन को पाटने के लिए आप देखिए जो बीजेपी की तरफ से पासवान समुदाय के व्यक्ति को अगर टिकट दिया गया है, चंद्रभान पासवान को, तो इसी वजह से दिया गया जो उस वोट बैंक में, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए सिर्फ 13,000 का है, 13,000 का मार्जिन को पाटना है। और अखिलेश यादव के सामने चुनौती है जो 13,000 के मार्जिन को बरकरार रखना। तो इस 13,000 के मार्जिन को जो भी पार्टी उलटफेर करने में, उसमें सेंधमारी में करने में या उलटफेर करने में कामयाब रही, उसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी। तो ये अहम आंकड़ा तो हमने बता दिया। इसका मायने ये है इसके कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है उस सीट पर। गौरव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि चंद्रभान पासवान क्या योगी आदित्यनाथ के तुरुप का इक्का साबित हो पाएंगे? और सवाल ये भी कि चंद्रभान पासवान की वहां ग्राउंड जीरो पर क्या छवि है, कितने पावरफुल माने जाते हैं? क्योंकि पहली बार उन्हें इतना बड़ा मौका मिला है कहीं ना कहीं खुद को साबित करने के लिए। देखिए चंद्रभान पासवान जो हैं वो स्थानीय राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं। 2 बार वहाँ रुदौली जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वहाँ के। इस बार प्रेजेंट टाइम में भी उनकी वाइफ जिला पंचायत सदस्य हैं फैजाबाद में। और देखिए जो चंद्रभान पासवान है वो स्थानीय राजनीति में बड़े लंबे समय से रहे हैं। अगर आप उनके पोस्टर देखेंगे जब क्षेत्र में जाएंगे तो वरिष्ठ भाजपा नेता उनके नाम के नीचे लिखा जाता है। तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, ऐसा नहीं कि वो कहीं फ्लाइट मोड से लाके उन्हें उतार दिया गया, पैरासूट लैंडिंग उनकी नहीं हुई है। वो वहीं के स्थानीय हैं और लोग उनको जानते हैं। यहाँ तक कि बाबा गोरखनाथ को लेकर थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, वजह से 2022 का चुनाव बीजेपी को गंवाना पड़ा था। लेकिन चंद्रभान पासवान के आने की वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो बढ़त हासिल होते हुए दिख रही है। लेकिन एक चीज़ जो लगातार आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि पीडीए को डेंट लगाने की जो बात हुई, मैं बता दूं कि वो सीट ही आरक्षित है, वहां से दलितों के अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता। अगर हम बात करें सीट के ऐतिहासिक रूप से बात करें तो 1967 से लेकर 2007 तक अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो इस सीट से 9 बार प्रतिनिधित्व यादव समाज से लोगों ने किया है और 4 बार ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मण और यादव गठजोड़ की जो बात पंकज सर लगातार कर रहे थे वो बड़ा ही अहम हो जाता है। और हालांकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वहां दोनों तरीके से जो मुख्य पार्टियां हैं उस उपचुनाव में सपा
सपा और भाजपा दोनों तरफ से पासी समाज से वोटर आने प्रत्याशी आने के बाद जिस तरीके से जो अब वह की स्थिति बनी हुई है वहाँ के पासी समाज के लोगों में जो लगभग 70,000 की संख्या में है, तो निश्चित तौर पर ऐसा देखने को मिल सकता है कि आने वाले जो चुनाव है, जो उपचुनाव है, इसमें जो पासी समाज है वो बढ़ता नजर आए। लेकिन अगर हम पूरे दलित समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे दलित वोटरों पे जो समाजवादी पार्टी है उसको थोड़ा एड्ज मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी मैं स्थानीय वहां पे था, मैंने चीजों को देखी। अभी भी क्योंकि एक लंबे अरसे से लगभग 2-3 दशकों से जो अवधेश प्रसाद है वो वहां की दलित राजनीति करते हुए आए हैं और उस पूरे सीट पर वो चुनाव लड़ते हुए आए हैं। हालांकि कभी वो इस सीट से चुनाव लड़े, कभी दूसरे सीटों से चुनाव लड़े, लेकिन उनका जो एक कहते हैं ना कि एक वर्चस्व जो है वहां के मतदाताओं पे वो बरकरार है। और आज भी दलित बस्तियों में आप जाएंगे तो भाजपा की पूरी अपनी स्टार टीम लगा चुकी है, चाहे वो ब्राह्मणों को साधने के लिए जो वहाँ के खब्बू तिवारी हैं, आपने खब्बू तिवारी का पूर्वांचल के बाहुबलियों में नाम सुना होगा, चाहे दलितों की बात करें, दलितों के लिए पूरी कैबिनेट उतारी गई है। उन भले कितना भी प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन जो दलितों में गौरव थोड़ा अजीत प्रसाद के बारे में मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अजीत प्रसाद भी मेरे ख्याल से पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं, या इससे पहले का? अजीत प्रसाद 2022 में भी चुनाव लड़ चुके हैं अमेठी जिले से। और 2000 कौन सा चुनाव लड़े थे? विधानसभा का विधानसभा चुनाव। हाँ, उसमें उनको टिकट भी मिला था। और 2017 वाला जो जिसमें चाचा बनाम भतीजा का चुनाव हो गया था, उसमें चूंकि पहली लिस्ट में शिवपाल यादव की तरफ से नाम दिया गया था, फिर अखिलेश यादव ने अपनी जो दूसरी लिस्ट निकाली उसमें नाम काट दिया गया था। हालांकि फिर जो अजीत प्रसाद के पिता हैं अवधेश प्रसाद, वो मुलायम सिंह यादव के पास गए। इस तरीके हालांकि उनको टिकटें मिल चुकी हैं, लेकिन वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन अवधेश प्रसाद एक बड़ा नाम है, एक पोस्टर बॉय सपा के साबित हो गए थे। अजीत खरा उतर पाएंगे? लेकिन जिस तरीके से अगर अवधेश प्रसाद की बात करें, अवधेश प्रसाद का जो राजनीतिक विरासत है बहुत लंबा रहा है। और अवधेश प्रसाद को भी अगर हम देखें कि पैन इंडिया अगर इस वक्त जो प्रसिद्धि मिली है वो लोकसभा चुनाव के बाद से ही मिली है। इससे पहले जो उनकी उपलब्धि थी, उनकी जो ख्याति थी, वो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी। और मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, खासकर पूर्वांचल तक ही सीमित थी, क्योंकि इससे पहले जो भी स्टार कैंपेनर की अगर लिस्ट आती थी समाजवादी पार्टी की, उसमें अवधेश प्रसाद का नाम कहीं दिखता नहीं था, चाहे वो दलितों के बहुत बड़े नेता हों, लेकिन इससे पहले नहीं दिखता। लेकिन अब उनका नाम आप दूसरे तीसरे लाइन में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पिता के इतना बड़ा नाम होने की वजह से, इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं गया था, मैं ग्राउंड पे मैंने सारी चीजें देखी। जो दलितों का होल्ड, वोटरों का होल्ड है, वो अभी भी समाजवादी पार्टी के पास ही है। और ऐसे में यादव अगर जुटता है, और वहां 25-30 हजार के लगभग मुसलमान भी हैं, तो अगर यादव और मुसलमान एक मुश्त आते हैं जो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी की गाड़ी निकलना वहां, और कहीं ना कहीं एक बार फिर सीएम योगी के लिए नाक का विषय तो चुनाव हो ही गया है, लेकिन एक बार फिर उनको झटका लग सकता है। और अयोध्या का वो जो लोकसभा का डेंट है, जो साफ करने का प्रयास पूरी योगी कैबिनेट एक तरफ कर रही है और सीएम योगी लगातार लगे हुए हैं, तो इसमें नाकाम नजर आते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं, पंकज आप भी जिक्र कर रहे थे सीएम योगी के नाक का सवाल है कहीं ना कहीं, लेकिन आप देखिए हाल ही में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें रिजल्ट सीएम योगी ने दे दिया है। 7 सीटों पर बीजेपी की मतलब बम्पर जीत हुई और सपा 2 सीटों पर महज फिसल कर रह गई है। तो सीएम योगी के नाक का सवाल तो चलिए, लोकसभा वाला वो राम मंदिर वाला जो कहीं ना कहीं वो बात जो थी कहीं ना कहीं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया फिर भी फैजाबाद सीट से हार गई बीजेपी, तो वो वाले सवाल तो हैं ही, लेकिन सीएम योगी ने खुद को प्रूव करके ऑलरेडी दिखाया है। सीएम योगी ने खुद को प्रूव किया है, 7 में से 9 में से 7 वो जीते। लेकिन ये जो चुनाव है ये खास करके अभी जो आप देश का अगर सबसे हॉट सीट में से एक देखिए, अगर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो ये है। और ये देखिए जो काफ़ी चर्चाओं में है, और इस सीट से अगर ये जीतते हैं तो एक जो है सो केंद्र की राजनीति भी प्रभावित होगी। जो देखिए जो तुक्के से जो है सो उसमें समाजवादी पार्टी जीत गई थी, बीजेपी का दबदबा अभी भी है। लेकिन कितनी सभाएं वहां की है मिल्कीपुर में? देखिए जब से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और बीजेपी ने जब मंथन किया जो क्यों हार हुई नहीं हुई, उसके बाद से कोई भी टॉप जब था जो उपचुनाव होंगे, तो उपचुनाव में से अगर 10 सीटों पे उपचुनाव होना था उस समय में, तो 10 में से ये पहला मिल्कीपुर सीट था जिसपे कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा अपना जोर लगाया। और ये सीट जब उस समय बंटवारा हुआ था, जो हर बीजेपी के बड़े राज्य के बड़े नेताओं को 2-2 सीट दिया गया था, तो ये सीट सीएम योगी के ने अपने खाते में रखा। तो सीएम योगी लगातार वहाँ से जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय नेता हैं, सबसे लगातार वो मिल रहे हैं। आप देखिएगा हर हफ्ते में, हर 15 दिन पे वो वहाँ का दौरा कर रहे हैं। जब भी वो अयोध्या जाते हैं तो अयोध्या जाके बस क्षेत्र में वो जरूर जाते हैं। मैं गौरव से इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, जो पीडीए का जो है, जो दलित समाज का वोट है, वो इसके तरफ है, क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ झुकान है उसका। लेकिन इसी झुकान की भरपाई के लिए, इसी पे सेंध लगाने के लिए जो सीएम योगी है ना, चूंकि आप देखिए तो गौरव ने जैसे कहा
जो यादव समुदाय का वोट और मुस्लिम समुदाय का वोट सीएम योगी इस अखिलेश यादव के पक्ष में होता है। तो ये तो पहले भी था, मार्जिन 13,000 का था, तो बीजेपी के सामने चुनौती उस 13,000 को पाटने की है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों देख लीजिए सीएम योगी को लेकर जो कहा जा रहा है कि योगी फैक्टर कितना असरदार साबित होगा। आप देख लीजिए, कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूंगा। अभी 4 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव जो संपन्न हुए, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव, सीएम योगी ने जहां जहां इन 4 राज्यों में जितनी सभाएं की, अगर सीएम योगी की स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो कहीं 100% स्ट्राइक रेट, कहीं 90% स्ट्राइक रेट, कहीं 85% स्ट्राइक रेट। इसका अर्थ ये होता है कि सीएम योगी जिन जिन सीटों पर जाकर प्रचार करते थे उन सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग निश्चित ही मानी जाती थी। हालांकि मिल्कीपुर में पिछले बार पता नहीं, माफ कीजिएगा, फैजाबाद लोकसभा में क्या हो गया, क्यों डंड पहुंची, ये तो कहा नहीं जा सकता, इसके रीजन अभी भी तलाशे ही जा रहे हैं। लेकिन मिल्कीपुर सीट पर सीएम योगी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी पूरी कैबिनेट को भी उतार रखा है उन्होंने। तो ये देखना अहम हो जाता है कि सीएम योगी फैक्टर का यहाँ कितना असर होता है। और इस बार वोटर्स, खास तौर पे दलित वोटर्स की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, दलित वोटर्स ऐसा नहीं है सिर्फ सपा के ही साइड रहेंगे। हमने देखा हरियाणा के दलित वोटर्स जो गैर जाटव वोटर्स हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर बीजेपी को इस बार के चुनाव में वोट दिया। महाराष्ट्र के दलित वोटरों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया, जिसके चलते दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार भी बनी। तो और SC ST क्रीमी लेयर की बात तो हम जान ही रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी अपने तमाम बातों में कह रही है, वादा भी कर रही है कि SC ST में हम वर्ग में क्रीमी लेयर का जो वादा वो कर रही है, तो उसका असर साफ तौर पे तमाम राज्यों में देखने को मिला है। तो हो सकता है मिल्कीपुर में भी वो असर देखने को मिले। लेकिन 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे, लेकिन इसमें ये भी है जो संविधान पे खतरा की जो बात है वो पीडीए उसको ये कर रही है। मुझे लगता है कि हरियाणा का समीकरण, महाराष्ट्र का समीकरण और उत्तर प्रदेश के समीकरण में जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से राजनीति की ककहरा शुरू होती है, जहां से राजनीति शुरू होती है, और इन राज्यों में यहां से राजनीति सीखे हुए लोग जाते हैं, फिर वहां राजनीति करते हैं। अगर आप बात कर ले हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे थे, तो हरियाणा में सिर्फ 2 ही पार्टियां थीं जो नेक टू नेक फाइट कर रही थी। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक जातीय पे बड़ा ही अच्छा ग्रैप है। और ये जो है सो इसमें 10 में से 5 निर्दलीय भी खेल बिगाड़ने का और जहां तक बात उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर की है, तो एक जिस तरीके से पोस्टर बॉय के रूप में जिस तरह लगातार आप चर्चा कर रहे हैं अवधेश प्रसाद की, उनके आने के बाद से वो मिल्कीपुर सीट और हॉट हो गई है। और जहां तक बात दलितों कर रहे हैं, हालांकि 2019 और 14 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, 17 और 22 के चुनाव में विधानसभा के देखा कि दलितों का रुझान बीजेपी की तरफ था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दलितों ने अपना पलड़ा बदलते सपा और जो इंडिया अलायंस है उसके पक्ष में वोट दिया, तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरे तरीके से बदलता हुआ समीकरण देखने को मिला। और 6-7 महीने पहले की बात है। और जहां तक बात अगर आप कर ले कि उपचुनाव के नतीजों को, तो उपचुनाव के नतीजों में फेरबदल होती रहती है। उपचुनाव को कहा ही जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उसका उपचुनाव होता है। तो इसमें इस नतीजों को देख के हम बहुत ज़्यादा आंकड़ों पे वो नहीं कर सकते, नज़र नहीं लगा सकते, और ना ही इसको लेकर हम 2027 के चुनाव की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जी गौरव, तमाम बड़ी बातें, और पंकज समय का भी अभाव है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से एनालिसिस किया जाता है और उसी एनालिसिस के हिसाब से हम चुनाव पर जो भी हम बातें कर रहे हैं वो ये जायज़ है। अगर आंकड़े ही नहीं रहेंगे तो एनालिसिस कैसे करेंगे? तो ये तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी और सपा में नेक टू नेक फाइट तो है ही। मिल्कीपुर कौन फतेह कर पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।